Hello everyone, good morning all of you. Welcome to Education Academy. Myself, Amit sir, your biology expert. As we continue our 12th class biology meet, in the last lecture we have completed our last chapter human reproduction. हमने क्या देखा उस चैप्टर में parts of male and female, how gametogenesis, how the gametes are formed, their fertilization, their implantation, then their pregnancy time period, then embryonic development. ये सब हमने कहाँ पढ़ा? उस लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया. आई होप आपको समझ में आया, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रीड की होगी एनसीईआरटी, तो आपकी डाउट क्लियर होगी. Okay, let's move forward with this class 12 biology need. Today we continue the next chapter, reproductive health, which is somewhere अभी आपने एक knowledge लेके आए हो what the reproductive parts, how the mechanism in fertilization and plant is. Now we move further, general knowledge we discuss reproductive health. This chapter is very small, but this chapter have a lots of knowledge, very general knowledge कह सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान इस chapter में आपको मिलने वाला है. ठीक है. Today we start with the general introduction of this chapter. The starting with basically health. अगर हम बात करें टॉपिक्स टू बी कवर, आज हम कौन कौन से करने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज एंड रिपॉपुलेशन एक्सप्लोजन. अब यहाँ पे सबसे पहली बात हेल्थ की बात अगर हम करें, हेल्थ का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? आप अच्छे से चल पा रहे हो, अच्छे बोल रहे हो, हेल्थ क्या होता है? सम टोटल ऑफ फिट इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. इट्स द वेलबीइंग, वो पर्सन जो आपका इमोशनली, फिजिकली, सोशली क्या होना चाहिए? आपका फिट होना चाहिए, और मेंटली. तब हम जाके कहते हैं कि एक हमारी हेल्थ होती है, सम टोटल ऑफ दीज कंडीशन. ठीक है. सेम अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमारा मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपके ठीक हैं, आपके वेल मैच्योर हैं, या आपके वेल डेवलप्ड हैं या नहीं, उसमें भी आपकी सारी कंडीशन आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी. ठीक है. देखते हैं एक बार, डाल लीजिए अपनी नोटबुक्स में, अच्छे से डाल लीजिए व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. नाउ आपने WHO वर्ड सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जो मैंने भी हेल्थ की डेफिनेशन बताई वो भी किसके अकॉर्डिंग थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सेम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस a total well-being in all aspect of reproduction. जैसे हमने हेल्थ की बात करी, ऑल एस्पेक्ट में वो फिट होना चाहिए, तब जाके वो हेल्दी पर्सन होता है. सेम हियर इन द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के जितने भी एस्पेक्ट में अगर पर्सन टोटल वेलबीइंग फिट है, तो ही हमसे कहते हैं ही और शी इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी और नॉट. ठीक है. दैट इज, अब वो एस्पेक्ट्स क्या क्या है हमारे रिप्रोडक्शन की हम बात करें? फिजिकली सेम एस्पेक्ट्स एज इन डिस्कस earlier, same aspects होंगे, physical, emotional, behavioral and social. ठीक है. सोशली इम्पैक्ट भी करेगा आपका, एनवायरमेंट बिहेवियर भी इम्पैक्ट करेगा, और आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट करेगी. Now, therefore, a society with people having physical and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex-related aspects might be called reproductive healthy. तो reproductive healthy किसे बोलेंगे? वो सोसाइटी जिसमें अगर पीपल क्या है आपके, हैविंग फिजिकली क्या है? फिजिकली फिट है आपके, वो फंक्शनली नॉर्मल है, फिजिकली फंक्शन नॉर्मल कर रहे हैं आपके, सोशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम नॉर्मल कर रहे हैं अपना, वो नॉर्मल इमोशनल है आपके, नॉर्मल बिहेवियर इंटरेक्शन कर रहे हैं, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो उनकी आपकी जो सेक्स रिलेटेड आपकी बात करें कि नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल की बात करते हैं, मेटिंग नॉर्मल, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी. आई इतनी बात समझ में? नोट डाउन कीजिए इसे. ये हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सब. तो सेम एस्पेक्ट्स हैं आपको, फिजिकल, इमोशन, बिहेवियर एंड सोशल. अब आपने यहां देखा कि हम
हमने देखा जो टॉपिक्स हमें करने हैं प्रॉब्लम्स एंड, अब मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, अब उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या, उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटेजीज क्या वो हमें देखनी है। प्रॉब्लम कैसे, उसके क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ना होने के लिए। माल न्यूट्रिशन हम बात करें, जैसे हम नॉर्मली हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन की कमी है, डेफिशिएंसी, तो उससे क्या आ रहा है, उससे अगर वो चीज़ है तो उसके हम क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं। Wait a second. Okay. Now फर्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या स्ट्रेटजीज है। तो उसमें सबसे नंबर 1 पे पढ़ते हैं ओवर पॉपुलेशन। क्यों कंडीशन आपकी पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपकी प्रॉब्लम्स की रेट होंगी ज्यादा है नहीं। कंपटीशन की अगर हम बात करें, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा होगा, सीट कम है भाई, नंबर ऑफ सीट्स क्या है आपकी लेस है, डिक्रीज है, वाइल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, कंपटीशन की बात करें वो क्या है आपका ज्यादा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट्स कम हो रही है, इसी वजह से आपकी जॉब नहीं हो रही। सेम हियर, अगर हम ओवर पॉपुलेशन की बात करें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट होगा, आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज। द मेन बिग प्रॉब्लम, सबसे बिग प्रॉब्लम बात करें इन एवरी एस्पेक्ट ओवर पॉपुलेशन है आजकल, आज की हमारे नाउअडेज की बात करें। क्यों, क्योंकि आपकी नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की जो मल्टीप्लिकेशन रेट है, उन जो नंबर है वो बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू नेचुरल रिसोर्स बनने के लिए। नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी है, अगर हम उन्हें बनने की प्रोसेस करें कि उन्हें बनाया जाए तो उनमें बहुत टाइम लगता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपका ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है तो आपका डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा सर्वाइवल, आपने इसी उसमें देखा होगा आपने डार्विन ने थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो मैंने पीछे बात करी कि कंपटीशन सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो जैसे सर्वाइवल ऑफ इस थ्योरी को ही रूल करता है कि अब नेचुरल रिसोर्सेज कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है ऑर्गेनिज्म, तो जो सर्वाइव, जो जिसे खाना मिले वो सर्वाइव कर पाएगा, जो आपका स्ट्रॉन्गर होगा, आपकी जो लेस वाले आपके जो वीकर है वो आपकी नहीं कर पाएंगे, वो वहीं मर जाएंगे आपके। तो वही इसमें कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिक्रीज इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस कंडीशन को क्या ओवरकम करने की क्या स्ट्रेटेजी है। इंडिया में सबसे पहले इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने कब FPP इन 1951। अब ये कहते हैं FPP क्या है, तो FPP क्या होता है हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सुना होगा आपने, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, हम दो हमारे दो। हैव यू हर्ड अबाउट दिस प्रोग्राम। तो एक इंडिया में इनिशिएटिव लिया गया हमारा फैमिली प्रोग्राम, जिसमें ये बोला गया कि पॉपुलेशन को हमें क्या करना है, कम करना है, बर्थ कंट्रोल कम करना है हमारा। तो उसमें क्या होगा फैमिली प्लानिंग की, हम दो, इसमें एक स्लोगन आया, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, ये स्लोगन इसमें देना है। अब क्या हुआ, जो FPP ना हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, ये फिर आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका RCH आपने सुना होगा। RCH क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं RCH। तो
फैमिली प्रोग्राम किस में कन्वर्ट हुआ, फिर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें आपको क्या हुआ, इसमें आपकी ये एनजीओ, इसमें आपकी इसमें रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या किया गया कि बच्चे की कैसे हेल्थ केयर रख सकते हो, कैसे हम उस मदर की, हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कैसे हम हेल्थ केयर कर सकते हो, कैसे आपके हेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेक्स एजुकेशन इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। क्यों? सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते, सेक्स एजुकेशन थी नहीं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से हमारे बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, बहुत सारे हमारे ओवर पॉपुलेशन की अगर बात करें, नंबर ऑफ बर्थ इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, सेक्स एजुकेशन उस पर इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट करता है। अब सेक्स एजुकेशन कैसे, सेक्स एजुकेशन के लिए क्या हुआ कि बहुत सारे गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, जैसे हम क्या बोलते हैं एनजीओ, गवर्नमेंटल ने भी आपके एक्शन लिया और नॉन गवर्नमेंटल जो कि सब एनजीओ बोलते हैं उनसे भी। अब ये क्या कर सकते हैं कि अगर हम सेक्स एजुकेशन कहाँ पे कराएं, स्कूल में, सेक्स एजुकेशन हमें स्कूल में प्रोवाइड कराएं, कॉलेज में प्रोवाइड कराएं, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली पेरेंट्स अगर डिस्कस करें, तो उससे क्या होगा, बच्चे के पास पहले से ही टीनेजर, सबसे ज्यादा किस स्टेज में जरूरत है, टीनेजर्स को, तो उस टाइम अगर उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स या उनके फ्रेंड कैसे कह सकते हैं, देखो सपोज अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको कोई फ्रेंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, तो इफ ही और शी नो अबाउट सेक्स एजुकेशन, you can taught them, you can teach them, you can tell them what are the aspects of sex education, why sex education is necessary for us, because there are different problems, there are different diseases, आपने सुना होगा स्टडी, जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जो थ्रू सेक्स आपके ट्रांसफर होते हैं, बहुत सारे आपकी चीजें होती हैं। तो इसमें आप क्या कौन कौन कर सकता है, आपका क्लोज रिलेटिव्स आ सकते हैं इसमें आपके। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या है, शेम बोला जाता है, एक शर्म चीज बोला जाता है, पर ऐसी चीज नहीं है, ये इसे हम सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है आज के टाइम में। क्लोज रिलेटिव्स कह सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके अवेयर कर सकते हैं, प्लस फ्रेंड्स का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मेडिकल में आप एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, सोसाइटी में हम इसे प्रोवाइड करा सकते हैं सेक्स एजुकेशन को। आई इतनी बात समझ में, नोट डाउन कीजिए इसे। क्लोज रिलेटिव पेरेंट्स में फैमिली में आ जाता है, आपके ब्रदर एंड सिस्टर, अगर कोई बोले ब्रदर सिस्टर भी, अब आपका आपके छोटे बड़े भाई बहन भी आप दूसरे को क्या कर सकते हैं, जनरल नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देखो थर्ड से पढ़ते हैं, चाहिए India was amongst the first country in the world to initiate action plan। मैंने बताया कि इंडिया में सबसे पहले इंडिया ने हमारे वर्ल्ड में सबसे इनिशिएटिव लिया एक्शन प्लान प्रोग्राम एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। तो उन्होंने क्या किया, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज अ सोशल गोल लिया। दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, और इन प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, फैमिली, एफपीपी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड, कब की हुई, स्टार्ट कब हुआ आपका, 1951, वर पीरियडली assessed over the past decade. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently operation under the popular name Reproductive and Child Health Care RCH program। ये फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हुआ, जो हमारा एफपीपी था आरसीएच में कन्वर्ट हुआ था। क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या है कि प्रोग्राम क्या, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है, जागरूकता, हम बात कर रहे हैं अवेयर। अभी किस चीज को हम अवेयर करते हैं, आप उससे अवेयर रहते हैं, आप उससे जागरूक रहें। कैसे, जैसे हम कहते हैं सोशल मीडिया में आपको देखा अवेयरनेस दिखते, बहुत भी कोई चीज भी होगी उससे पहले आपको बहुत सारे मोड्स ऑफ अवेयरनेस दिख जाते हैं, बहुत सारी आपको अवेयरनेस दिख जाते हैं, जिससे आप क्या करते हो, उस चीज के बारे में सोचते हो कि दैट अगर वो अवेयरनेस है तो इट इज गुड और बैड फॉर अस। Creating awareness among people about various reproduction related aspects। सेम कि क्या करते हैं ये जो हमारे सेज प्रोग्राम वाले हैं, ये हमारे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम वाले क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास के लोगों को क्या कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं विद दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम है या कुछ भी, प्रोवाइडिंग उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी एंड आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। हम इस नेक्स्ट इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बोला एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, तो वहां पे आपकी जो प्रोटेक्शन के लिए जो मेथड यूज होते हैं उन्हें भी आपकी जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, आरसीएच हो गया या आपकी फैमिली प्लानिंग। इसमें क्या कर सकते हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपके
न्यू मैरिजेबल पीपल्स है, कपल है, वो जाके आरसीएच में क्या कर सकते हैं, आपकी काउंसलिंग ही बोलते हैं, काउंसलिंग भी होती है, उसमें आपकी इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो स्लोगन मैंने बताया, हम दो हमारे दो स्लोगन की बच्चे कितने, दो ही अच्छे, उस तरीके से वो कंसल्ट अपने विद्य उससे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िए से एक बार। वाह, ठीक है। नाउ स्ट्रेटेजी से हम बात कर रहे हैं, बर्थ कंट्रोल वही चल रहा है हमारा, हमने पहले पढ़ा ओवर पॉपुलेशन, फिर सेक्स एजुकेशन में। अब है हमारा बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड चाइल्ड एंड मदर हेल्थ केयर। बर्थ कंट्रोल की अगर हम बात करें, ये भी क्या कर रहा है, प्रोवाइड अवेयरनेस। मैंने स्टार्टिंग में बताया बर्थ कंट्रोल प्रोवाइड करने की, जैसे हमें से होगा हम दो हमारे दो, बर्थ कंट्रोल होगा तो आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। अगर बर्थ कंट्रोल में पढ़े तो अबाउट दिस प्रोवाइड अवेयरनेस, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अवेयरनेस। तो जो हमारी ये होते हैं बर्थ कंट्रोल डिवाइस एंड चाइल्ड हेल्थ मदर हेल्थ केयर सेंटर प्रोग्राम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अवेयरनेस, they provide awareness about birth control, about birth control। सेकेंड, और कैसे कर सकते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स, जो मैंने स्पीच में पढ़ा कि आरसीएच प्रोग्राम में मेथड्स प्रोवाइड कराते हैं कि आप किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि देखो वही वाली बात आ गई, सेक्स जो की बात करें कि लोग अवेयर नहीं है, उन्हें नॉलेज नहीं है, उन्हें एजुकेशन नहीं है, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी, तो उसमें हम ये दिखा सकते हैं कि इस टाइम ओवुलेशन कब होता है, 14th डे, तो जो हमारे उस टाइम पे अगर फर्टिलाइजेशन, उस टाइम पे अगर आप कपल मीट करते हैं तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं फर्टिलाइजेशन के, जो कि प्रेगनेंसी में इंक्लूड होंगे, तो उन्हें नॉलेज दे सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से या उस टाइम पे आप इसे अवॉइड करें। बहुत सारी चीजें हम ऐसे होते हैं कि मेथड, बाकी दूसरे आपकी जो प्रोटेक्शन मेथड है आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्सो क्या कर सकते हैं ये आपके, इसमें से को हेल्थ केयर भी है कि जो मदर है वो पोस्ट नेटल फीडिंग या पोस्ट नेटल नरिशमेंट बच्चों की कैसे केयर कर सकते हैं। पोस्ट नेटल का मतलब होता है आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, तो मदर तो टेक केयर करते हैं, उस मदर टेक केयर में तो किस तरीके से बच्चे को कोई माल न्यूट्रिशन न हो जाए, कुपोषण न हो जाए, कोई डेफिशिएंसी हो, उससे भी प्रोवाइड देता है कि बच्चे के लिए जरूरी है। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमने पढ़ा था कि कोलेस्ट्रॉल होता है, जो यंग बेबीज होते हैं उसके क्या जरूरी होता है आपका कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपका न्यूट्रिशियस मिल्क जिसे हम कह सकते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जो कि बच्चे को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, जैसे मदर चाइल्ड हेल्थ केयर का भी यही आ जाएगा, they provide या they get knowledge, wait a second, मदर्स को क्या करेंगे, मदर्स को भी अवेयर करेंगे अबाउट चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड के वो किस तरीके से केयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्स अब्यूज। सेक्स अब्यूज में आते हैं हमारे सेक्स रिलेटेड क्राइम जितने भी हैं, बहुत सुन रहे होंगे आजकल आप तो, बहुत ही सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, जिसमें हम रेप, आपने देखा बच्चे के साथ चाइल्ड रेप चल रहे हैं, चाइल्ड के साथ सेक्स अब्यूज हो रहे हैं, अब्यूज, तो ये भी एक तरीका क्या है आपके लिए, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिसर्च एंड मेडिकल फैसिलिटी। अब मेडिकल फैसिलिटी मैंने जो जितने भी आपके बन रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए डॉक्टर हमारा बनता है, जो फीमेल डॉक्टर के अंदर वो क्या करते हैं, फीमेल्स को एक जो नॉलेज देते हैं उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से बचने के लिए, वीकनेस के लिए, ब्लीडिंग के लिए। हमने पीछे भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि फीमेल्स में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, तो आयरन की ज्यादा जरूरत होती है, सेम तो उसके लिए आयरन पिल्स भी देते हैं। सेम यहाँ पे उधर आपने मेडिकल, एक आपने उसका नाम सुना होगा सहेली, जो कि किसने दी थी, ये आपकी CDRI। CDRI क्या होती है, किसी को पता है, ये क्या है हमारा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है ये, लखनऊ में। तो CDRI ने
दवाई दी आपकी सहेली, आपका एक बनाया जिसका क्या नाम है, ये क्या होते हैं, पिल्स होती हैं। कौन सी पिल्स होती है? नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होती हैं, इसमें स्टेरॉइड नहीं होता, तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हमारे फीमेल्स पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? यस, अंडरस्टूड? ओके, आगे देखते हैं। एक बार नोट डाउन कीजिए इसे। हुआ? तो इसमें सेक्स अब्यूज हुआ आपका, या रिसर्च एंड मेडिकल फैसिलिटीज, स्ट्रेटजीज, ये स्ट्रेटजीज हैं कैसे बर्थ कंट्रोल को कर सकते हैं हम, कैसे पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सोसाइटी में एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी पर्सन सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी पीछे हम एक वर्ड बात कर रहे थे, पोस्टनेटल एंड प्रीनेटल। मैंने बताया कि पोस्टनेटल मदर केयर करते हैं, तो वहीं पे उससे रिलेटेड यहाँ पे है पीएनडीटीएस। पीएनडीटीएस क्या होता है? प्री नेटल नेटल मैंने पीछे बताया, नेटल क्या होता है? व्हाट हैपेंड? यस, क्या होता है प्री नेटल? नेटल का मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पीएनडीएस क्या होते हैं हमारे? प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। अब यहाँ पे पहले हम नेटल को देख लेते हैं एक बार। नेटल, प्री नेटल, नेटल स्टेज एंड पोस्ट नेटल। बेसिकली नेटल को हम कह सकते हैं बर्थ। तो बच्चे से पहले वाले से जो हमारे डायग्नोसिस होता है प्री नेटल होती है, बच्चे बाहर आने के, बच्चे होने के, बेबी की बात पोस्ट नेटल से हम कह सकते हैं, जन्म कह सकते हैं। नेटल को हम बर्थ, जन्म कह सकते हैं, जन्म से पहली अवस्था की बात कर रहे हैं, या जन्म से बाद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, तो इसमें हम क्या कराते हैं? बिफोर द बर्थ जो हम टेस्ट कराते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या कराते हैं कि चेक करते हैं कि जो बच्चा है वो फिट है, रिप्रोडक्टिवली फिट है, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसे कोई डिजीज तो नहीं है, ओके और नॉट। तो वहां पे क्या होता है हमारा पीएनडीटीएस, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें दो तरह के मेथड होते हैं ये टेस्ट के लिए, नॉन इन्वेसिव, इन्वेसिव। वेट अ सेकंड, क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव मेथड। अब देखो होता क्या है, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव की बात करें। इन्वेसिव की बात करें तो बेसिकली हम यहाँ यूज कर रहे हैं फिजिकली टेस्ट हो रहे हैं आपके, या इंस्ट्रूमेंटल जो हम टेस्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कटिंग एंड सर्जरी हम बात कर रहे हैं, वो टेस्ट होते हैं हमारे मेथड, टेस्ट के इन्वेसिव मेथड। नॉन इन्वेसिव होते हैं जो विदाउट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट या विदाउट इंस्ट्रूमेंट या विदाउट कटिंग या सर्जरी हम बात कर रहे हैं, वो होते हैं इन्वेसिव। तो नॉन इन्वेसिव में हमारे आते क्या हैं? विदाउट आप कटिंग कह सकते हो या सर्जरी, मतलब विदाउट ऑपरेशन, कोई हम काट पीट नहीं रहे, कोई अभी हम किसी भी ऑर्गन को, मतलब अगर हम प्रीनेटल पीएनडीटी बेसिकली कर रहे हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं बच्चे के जन्म से पहले। तो नॉन इन्वेसिव मेथड में हम कोई भी बच्चे को ऑपरेशन सर्जरी से, कोई इंस्ट्रूमेंट से मदर के अंदर से टेस्ट नहीं करा रहे, वो हमारे नॉन इन्वेसिव होते हैं। लेकिन इन्वेसिव मेथड में जब हम क्या कर रहे हैं, आपका क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन के थ्रू कर रहे हैं, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, मतलब कोई आपने कोई पार्ट लिया, उसे फिर सर्च करो, उसे टेस्ट चेक करो, ब्लड चेक करो, तो सब में क्या आता है हमारा इन्वेसिव मेथड आता है। नॉन इन्वेसिव मेथड की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा, आपने सबसे सुना होगा सबसे कॉमन अल्ट्रासाउंड जो होता है हमारा, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। सेकेंड इसमें एक और आता है एएफपी,
अल्फा फेटल वाला, ठीक है, AFP, जिसमें हम क्या कहते हैं, ब्लड टेस्ट कहते हैं जिसे, ठीक है, अल्फा फेटल प्रोटीन टेस्ट जो भी कहते हैं, अल्फा फेटल प्रोटीन टेस्ट। अभी हम आगे देखेंगे क्या बोलते हैं इसे, अल्फा फेटल प्रोटीन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा, सबसे कॉमन हम चेक करते हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड इमेज को चेक करते हैं, फेंट इमेज जो होते हैं, जो आपको क्लियर इमेज होती है, आपको इमेज स्ट्रक्चरल सा इमेज दिखाई देता है। सेकंड हम बात करें इन्वेसिव मेथड में, तो इसमें होते हैं हमारे CVS। अब CVS के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, कोरियोनिक विलाय। अब कोरियोनिक विलाय क्या होता है, यस यू नो, हमने लास्ट कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग, तो कोरियोनिक विलाय क्या होते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, द लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कोरियोनिक विलाय। जो विलाय कहाँ हो रहे थे हमारे, एंडोमेट्रियम, जो प्लेसेंटा बन रहा था, जहाँ पे हमने पढ़ा था इम्प्लांटेशन के टाइम में हमने पढ़ा था कोरियोनिक विलाय। सेकंड होता है इसमें हमारे को टेस्ट होता है अमीनोसेंटेसिस, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, आपको याद हो जब हमने सेक्स डिटरमिनेशन करा था। तो अमीनोसेंटेसिस बेसिकली ये क्या है, बैन है, आज इंडिया में बैन होता है। क्यों बैन है, इसका रीजन क्या है, इससे हम क्या करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन फाइंड आउट करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन पता करते हैं, या फिर कोई आपका कोई इसमें कोई सेक्स रिलेटेड डिजीज है, उसमें भी हमें से पता चल जाता है। अब होता क्या है, इससे होता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। अब आपको याद आ रहा हो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल आपने याद है जब मैंने इसको सेक्स डिटरमिनेशन कराया था, तो वहां पे बताया था कि अगर हम सेक्स डिटरमाइन करते हैं तो किस स्टेज पे हो जाता है सेक्स डिटरमिनेशन, जायगोट बनने के बाद ही सेक्स आपका डिसाइड हो जाता है कि जो आपका फ्यूचर बेबी है वो मेल होगा या फीमेल, मतलब बॉय होगा या गर्ल होगा, ठीक है। अब इससे क्या करा, भ्रूण हत्या आपने हिंदी में कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, और जिसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं। अगर अमीनोसेंटेसिस कराते हैं तो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड क्या हो रहा था हमारा, इंक्रीज हो रहा था फीमेल फीटिसाइड। क्यों इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि भाई सेक्स पता चल गया है डिटरमाइन, तो क्या हो रहा था, मोस्टली द मेंबर पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ फैमिलीज दे आर नॉट इन फेवर व्हाट, गर्ल बेबी। तो वो क्या करते हैं, गर्ल बेबी नहीं चाहिए भैया, वो क्या कराते हैं, अबॉर्शन कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं फीमेल फीटिसाइड। भ्रूण हत्या मतलब वोम, भ्रूण का है वोम से आया, वोम पढ़ा था ना, WOM वोम, वोम में ही हम डेथ करा रहे हैं उस बच्चे की, ठीक है। तो इसलिए अमीनोसेंटेसिस क्या होता है, बैन होता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे पेन से, देखो CVS हमने पढ़ा, कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग। The cells of chorionic villi are taken during 8 weeks and examined for any genetic disorder. Basically हम किस लिए कर रहे हैं, to find out any genetic disorder, कि कोई इसमें genetic disorder तो नहीं है। और एक का खुद कोरियोनिक विलाय आपने पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा क्या होता है, किस टाइम लेनी होता है हमें, 8 weeks, during the time of 8 weeks of pregnancy, ठीक है। ये क्या हो रहा था हमारा जेनेटिक। नेक्स्ट है हमारा अमीनोसेंटेसिस टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट होता है, कि अमीनोसेंटेसिस टेस्ट में देखो यहाँ पर आ रहा अम्नियोटिक फ्लूइड। आपको याद हो जब हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, वहां पे अम्नियोटिक फ्लूइड की बात करी थी। आप और हम कह सकते हैं अम्नियोटिक फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारे एम्ब्रियो की, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसके बाहर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो बाहर अम्नियोटिक फ्लूइड होता है, उसमें क्या होता है हमारे, उसका टेस्ट, वो फ्लूइड लिया जाता है और उसमें टेस्ट किया जाता है। तो अम्नियोटिक फ्लूइड इज टेकन ड्यूरिंग 14 to 16 वीक्स। अगर हम बात करें कोरियोनिक विलाय सैंपलिंग कब हो रही, तो 8 वीक्स में हो रही थी, और ये 14 to 16 वीक्स में होती है। द फ्लूइड कंटेन फीटल सेल। क्यों, क्योंकि इसमें इस फ्लूइड में क्या होती है, फीटस की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, फीटल सेल्स होते हैं, व्हिच कैन बी एग्जामिन्ड फॉर, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकंड मैंने पीछे डिस्कस किया, इससे हम सेक्स डिटरमिनेशन भी फाइंड आउट करते हैं, जो कि फीमेल फर्टिसाइड इंक्रीज करता है, इसलिए ये बैन है आपका, बैन इन इंडिया। रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये भी तो सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें, ये भी आपका एजुकेशन में पार्ट आता है कि बॉय और फीमेल, मतलब बॉय और गर्ल नहीं चाहिए, हमें बॉय ही चाहिए, तो ऐसा सच नहीं है। और उसमें ये भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सोसाइटी में कि ब्लेम गर्ल्स को किया जाता है, लेकिन बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली आपको जो सेक्स ऑफ द बेबी है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑलवेज इन ऑन फादर, ठीक है। तो ये भी हमें सेक्स एजुकेशन इन सब चीजों से प्रोवाइड नॉलेज देता है।
नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड पढ़ा हमने। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, साउंड वेव्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन फेंट इमेज ऑफ डेवलपिंग, बेसिकली हम डेवलपिंग जो fetus है उसकी साउंड वेव्स वो फेंट इमेज देखते हैं। नेक्स्ट है AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट भी बोलते हैं इसे। इट्स कंसंट्रेशन इज टेस्टेड विद अ ब्लड टेस्ट, इट्स कंसंट्रेशन शुड बी हायर अराउंड 50, और ये कब होता है, अराउंड 15 वीक्स में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। आफ्टर बिफोर 15 वीक्स मॉर्फोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज होती है। सिर्फ ये कभी देख सकते हैं अराउंड 15 वीक, उससे पहले आसपास नहीं देख, उससे पहले भी और उसके बाद में ये एब्नॉर्मल टेस्ट होता है, उसमें कंप्लीट टेस्ट वो नहीं होता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसे एक बार, नोट आउट कीजिए। यस स्टूडेंट्स, कीजिए इसे नोट डाउन प्लीज। नोट डाउन किया आपने, आगे समझ में। तो कोलोनिक विलाई अगर पेरेंट्स से आप वो भी देखा तो 8 वीक्स है, एमिनोसेंटेसिस आपकी 14 टू 16 वीक्स है, और AFP क्या होता है हमारा 15 वीक्स होता है। और अल्ट्रासाउंड तो आपका चलता ही रहता है आफ्टर, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स प्रेगनेंसी आपको मोर अल्ट्रासाउंड आपको होने लग जाता है। सुना भी होगा आपने, वो आपका। ठीक है, तो PNDT समझ में आया आपको। इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव मेथड समझ में आ गया। सर्जिकल मेथड कह सकते हैं, नॉन सर्जिकल हम क्या कह सकते हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मेथड वगैरह कहीं आपको आगे होंगे, आगे हम पढ़ेंगे जब आईओडीज वगैरह पढ़ेंगे वहां पे पढ़ते हैं सर्जिकल। अब कुछ मेथड्स, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स। हमने पढ़ा, प्रॉब्लम पढ़ी हमने, हेल्थ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। अब वो स्ट्रेटजीज कह सकते हैं, मेथड्स कर सकते हो टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, जो हम पीछे भी डिस्कस करते आ रहे हैं। सबसे पहला मस्ट हमारा एजुकेशन। एजुकेशन इज मस्ट नेसेसरी एंड हेल्पफुल इन मेथड्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। आपको एजुकेशन, तो आजकल आपने भी देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी हम इसके साथ करते हैं कि अवेयरनेस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्रिएटिंग अवेयरनेस कर रहे हैं टू वर्ड्स अबाउट द ओवर पॉपुलेशन, हाउ टू बी बर्थ कंट्रोल। ठीक है, एजुकेशन आया हमारा। सेकंड, मैनेजेबल एज। देखो यहाँ पे मैनेजेबल एज है कि आपने देखा आज भी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में हम बात करें तो बहुत जल्दी शादी हो जाती है। उस बहुत जल्दी शादी उनका अर्ली एज में भी कहीं ना कहीं आपका ओवर पॉपुलेशन रोल प्ले कर रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेंटिव्स। बर्थ कंट्रोल के में इंसेंटिव मेथड पढ़े बहुत सारे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इंसेंटिव मेथड्स, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंसल्ट कर सकते हैं हम RCH में जाके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पे जाके, कि बेसिकली कितने दिया उसने स्लोगन तो दिया, हम तो हमारे तो वहां पे आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर काउंसलिंग कर सकते हैं अबाउट द फैमिली प्लानिंग। ठीक है, व्हेन यू वांट टू स्टार्ट टू फैमिली प्लानिंग और नाउ। ठीक है, मैरिजेबल एज में आया, क्योंकि मैरिजेबल एज की बात करें पहले, अब की मैरिजेबल एज क्या कर रखी है आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, 20, 21 एंड 24 समथिंग है। पहले बहुत कम थी, 14, 13 एज में भी हो जाती थी ऑल डेज, बट अब वो चीजें बढ़ रही हैं धीरे धीरे। तो ये मेथड्स आपकी कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, एक बार लिखिए कौन कौन से मेथड्स हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। स्टार्टिंग में बताया हम पॉपुलेशन एक्सपोजर पढ़ेंगे, उसमें कुछ पढ़ने वाले। तो हम वर्ड पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन आई थिंक सबको ही पता है पॉपुलेशन तो जैसे क्या होती है उसकी। एक आप सेंसस वर्ड आता है, सेंसस में मैं पढ़ा, सेंसस का मतलब ही पता है ना, जो जनगणना होती है। और सेंसस कब होता है, सेंसस हेल्ड एवरी 10 ईयर, इट हेल्ड after every 10 year। ठीक है, you know very well। वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें इन 1900 की तो कितनी थी, 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। बाय 2000 की बात करें तो 6 बिलियन इट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन। और 2011 जो लास्ट सेंसस हुआ था उसमें थी 7.2 बिलियन। देखो तो और भी बढ़ गई हो। नाउ इज रनिंग 2025। इंडिया पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। इट मींस 1947 जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे उस टाइम पे थी 350 मिलियन। 1 बिलियन बाय 2000। और इंडिया की अगर हम बात करें 2000
में कितनी थी 1 बिलियन थी 1.2 बिलियन इन मई 2011 में कितनी थी 1.2 बिलियन इन मई 2011 तो according to the 2011 census report the population growth rate was less than 2% that is 21,000 a year at rate at which our population would increase rapidly तो जो हमारी population है वो क्या हो रही है rapidly increase कर रही है day by day ठीक है अब पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेटर्स किस तरीके से हम पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है क्या क्या हम ग्रोथ इंडिकेटर्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन ग्रोथ पढ़ेंगे कि हम एनुअल ग्रोथ या एवरेज ग्रोथ कैसे निकालते हैं अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बर्थ ग्रोथ और बर्थ रेट को हम और क्या बोलते हैं नैटिलिटी तो बर्थ रेट क्या होता है नंबर ऑफ बर्थ पर इंडिविजुअल पर 1000 इंडिविजुअल पढ़ा होगा आपने 1000 इंडिविजुअल सी अगर बर्थ रेट बढ़ेगा इफ द बर्थ रेट इंक्रीज देन व्हाट हैपन पॉपुलेशन इंक्रीज अगर हमारा बर्थ रेट मतलब इट मींस नैटिलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन क्या होगी पॉपुलेशन रेट भी आपका पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन क्या कर सकता है इंक्रीज होगी आई इतनी बात समझ में डेथ रेट या मोर्टेलिटी की बात करें हम अभी हम आगे पीछे ग्राफ भी बनाएंगे देखेंगे उससे भी डेथ रेट एंड मोर्टेलिटी की बात करें तो डेथ रेट और मोर्टेलिटी में क्या होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल आई इतनी बात समझ ठीक है नंबर ऑफ डेथ और हम 1000 क्या कह सकते हैं इसे 1000 इंडिविजुअल अब डेथ रेट में हमारे दो होते हैं IMR और MMR IMR क्या होता है हमारा इन्फेंट देखो फिर आज एक वर्ड आया इन्फेंट जिसका पता होगा तुम्हें इन्फेंट का मतलब क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मोर्टेलिटी क्या होती है डेथ इट मींस इन्फेंट जो डेथ रेट हमारा क्या होता है इन्फेंट क्या होता है हमारी आफ्टर बर्थ से 1 साल तक का जो बच्चा होता है नवजात शिशु हम जैसे बोलते हैं उसके अगर रेट डेथ रेट की बात करें तो वो IMR होता है एंड MR क्या होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसमें क्या होता है जो मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपकी डेथ होती है मदर की वो उसके अंदर आता है हमारा MR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अब नंबर ऑफ इन्फेंट क्या हम इसमें कैसे करते हैं नंबर ऑफ इन्फेंट यस इन्फेंट कौन सा होता है मैंने पहले ही बताया कितना होता है हमारा 0 से 1 ईयर तक नंबर ऑफ इन्फेंट पर 1000 इंडिविजुअल इसे तो निकालेंगे हम IMR हमने पढ़ा डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ रेट तो नंबर ऑफ डेथ किसकी पढ़ रहे हैं इन्फेंट की नंबर ऑफ डेथ रेट इनका पढ़ रहे हैं इन्फेंट सेम नंबर ऑफ मदर डेथ पर 1000 इंडिविजुअल और मदर डेथ कैसे हो रही है जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो रही है प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स हो रही है प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे वो हो गए आपके कोई कैसे कह सकते हैं भाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई ऐसे आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई ब्लीडिंग ज्यादा हो गई जिससे मदर की डेथ हो गई तो उसे हम कहते हैं डेथ ऑफ मदर ड्यू टू प्रेगनेंसी ठीक है वो कितना हो रहा है पर 1000 इंडिविजुअल वो कितना है तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं डेथ रेट मोर्टेलिटी जिसे हम कहते हैं इसे वन नोट डाउन कीजिए नेक्स्ट हमारे माइग्रेशन एंड ग्रोथ रेट माइग्रेशन की बात करें तो आपने माइग्रेशन पहले भी सुना होगा व्हाट द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन क्या होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म
मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एक जगह से, तो आपने सुना भी होगा बर्ड्स, अगर हम बात करें विंटर से बर्ड्स माइग्रेट करते हैं, आपने बर्ड्स के बारे में सुना होगा। तो क्या होता है कि अगर बर्ड्स क्या करते हैं, एक टेम्परेचर को कंट्रोल या उसमें सरवाइव नहीं कर पाती, तो वो एक जगह से दूसरे एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में मूव कर लेते हैं। कि भाई अगर सेम अगर हम बात करें कि इनके हैबिटेट में खाना पीना नहीं है उस सीजन में, तो उस सीजन में कहीं और चले जाते हैं जहाँ पर उनको खाना मिलेगा, जहाँ पर उन्हें फूड मिलेगा, इन सर्चिंग ऑफ फूड। तो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। अब होता क्या है माइग्रेशन की, अगर हम इसमें ग्राफ बनाए, पॉपुलेशन है, अब माइग्रेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है इमिग्रेशन, ध्यान से देखना प्लीज इसे, और एक होता है हमारा एमिग्रेशन। विजिबल है हम सबको। एमिग्रेशन जैसे हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे, इससे प्लस, अभी बताएंगे नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। ये है हमारा बर्थ रेट, यहाँ पे हमारा डेथ रेट। क्या कह रहा देखो, बर्थ रेट बढ़ रहा, पीछे पड़ के बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, डेथ रेट बढ़ेगा तो आपका डेथ रेट क्या करेगा, पॉपुलेशन को डिक्रीज कराएगा। अब हमने माइग्रेशन पढ़ा कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करता है आपका ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह, उसमें होती है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में तो क्या होता है, वो हैबिटेट में आ रहा है, वापस हैबिटेट में आ रहा है, पॉपुलेशन में ऐड हो रहा है, इसमें ऐड आ रहा है, इसमें वापस अर्थ ऐड होगा, तो ये इमिग्रेशन होगा, तो ये क्या करेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये क्या रहा है, यहाँ से जा रहा है, वो हैबिटेट को छोड़ के जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसे देखिए बहुत ध्यान से देखें, प्लस और नेगेटिव का साइन, तो पॉजिटिव तुम्हें पता है +4 वो इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव 4 वो डिक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, आई इतनी बात समझ में कि अगर इमिग्रेशन है तो पॉजिटिव साइन है, पॉपुलेशन के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, अगर एमिग्रेशन है तो नेगेटिव इम्पैक्ट। अब इसी के साथ हम एक्शन इंक्लूड करते हैं, ग्रोथ रेट की बात करें। ग्रोथ रेट क्या होगा कि किस ग्रोथ कैसी हो रही, पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ कैसा है, उससे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर ये फाइंड आउट करना है कैसे होगा, इस ग्राफ से ही हम ग्रोथ रेट फाइंड आउट करते हैं। कैसे, देखो बर्थ रेट और इमिग्रेशन अगर ज्यादा है, इट मींस क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, क्योंकि ऐड हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इसे लिखेंगे बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस क्या बचा, डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। तो अगर हमें ग्रोथ रेट निकालना है तो मैं ऐसे ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं, बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस एमिग्रेशन। ठीक है, अगर आपको एनुअल रेट निकालना है उसके लिए फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जिसे हम कहते हैं, उसके लिए एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट annual average growth rate, इसका फॉर्मूला है P2 माइनस P1 इंटू N मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे P2 और P1 क्या होता है, P2 होती है हमारी करंट पॉपुलेशन, P2 क्या होती है, पॉपुलेशन करंट सेंसस, पॉपुलेशन इन करंट सेंसस। P1 क्या होगी हमारी, पॉपुलेशन इन प्रीवियस, पॉपुलेशन इन प्रीवियस सेंसस। N क्या है, यस N क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर, यानी यहाँ पे देखना N क्या है हमारा, नंबर ऑफ ईयर, कितने बाद हम उसे ग्रोथ रेट फाइंड आउट करेंगे, 2-3 साल बाद देख रहे हैं, 3 साल बाद देख रहे हैं, तो ये होता है हमारा एनुअल
एवरेज ग्रोथ रेट फॉर्मूला से P2 क्या होता है, P1 क्या होता है, M क्या होता है। आई इतनी बात समझ में। माइग्रेशन एंड ग्रोथ रेट क्लियर हुआ, नोट डाउन कीजिए इसे। ये स्टूडेंट्स आया समझ में, माइग्रेशन एंड ग्रोथ रेट कैसे कोरिलेट कर रहा है हमारा। इमिग्रेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, बर्थ रेट बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, डेथ रेट कम है या इमिग्रेशन कम है तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। इस तरीके से हम इसका ग्रोथ रेट निकालते हैं। प्लीज इसे अच्छे से रीड कीजिए एनसीईआरटी से। इसे अभी आप जो ये पढ़ोगे, ये वाला ग्राफ हमारा इकोलॉजी में पढ़ते हैं, कुछ बच्चों को आ रहा होगा दिमाग का, अगर पढ़ लिया होगा, देखा होगा सिलेबस, तो इकोलॉजी, यस वहां पे भी हम इसे इकोलॉजी में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ एक बर्थ कंट्रोल की बात करें तो उसमें हम इसे पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपका हो रहा है इमिग्रेशन। ठीक है, इससे आगे हम देखेंगे, आगे हम क्लासेस लेक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेजेबल चैप्टर है दिस। ठीक है, अच्छे से बढ़िया से रीड कीजिए एंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो डन फॉर टुडे, फिर मिलेंगे कल एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।